जय हिंद साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और ये चैप्टर जो है सीयूटी की जो बायोलॉजी वाला हिस्सा है, जिसे आप अगर बायोलॉजी आपका डोमेन सब्जेक्ट है तो उसमें ये सिलेबस का ये हिस्सा है। और उसी के साथ साथ में ये जो है क्लास 12वीं के बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। सीयूटी का भी पहला है और 12वीं का भी ये पहला चैप्टर है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर जो है इस चैप्टर की एक पूरी समरी अपने पास तैयार कर ले। जो सभी मुख्य बिंदु हैं उसे हम लोग एक बार वन शॉट में पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और जैसे चलिए, आपके सामने है एक सवाल, पुष्प क्या है? पुष्प क्या है? तो इस बात का हमारे सामने और आपके सामने जो जवाब है वो आपके सामने देखिए क्या है। अच्छा, सीधी सी बात कर रहा है कि जो पुष्प है वो पुष्प क्या हो सकता है। पुष्प को हम लोग साधारण लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। पुष्प का अर्थ जो है फूल होता है। उसी के साथ में यह एक पौधे का जो है प्रजनन अंग है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी हुई है। जो पुष्प होता है ये पौधे का प्रजनन अंग होता है और ये जो है बीज और उसी के साथ साथ जो है फल के निर्माण में सहायक होता है। और जो निषेचन की क्रिया होती है एक पौधे के अंदर, वो सभी क्रियाएं जो है इसी पुष्प के अंदर ही होता है। संपूर्ण निषेचन की क्रिया जो है इसी के अंदर होगी, ये आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, पुष्प का मुख्य कार्य जो है परागण और निषेचन के माध्यम से फल और बीज का निर्माण करना होता है। फल और जो है बीज का निर्माण करना तथा उसी के साथ में आप कह सकते हैं परागण के जरिए जो है निषेचन करना। ये सभी चीजें जो है पुष्प के जरिए ही हो पाती हैं। अगर पुष्प नहीं होता तो ये सारी चीजें भी नहीं होती। यहां तक शायद आपको बात समझ में आई होगी। बहुत ही प्यारी, बहुत छोटी सी हमने इंफॉर्मेशन आपको दिया। चले, अब हमारे आपके सामने जो है पुष्प के मुख्य भाग के बारे में सवाल कई बार पूछे गए हैं कि जो पुष्प है उसके मुख्य भागों का क्या नाम है। तो सामान्य तौर पे जो आपकी बुक है वो पुष्प को 4 हिस्सों में बांटती है, लेकिन हमने जो है उसे 5 हिस्सों में बांटा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, नंबर 1 पर आपके सामने जो है वो आपका क्या है, पुष्पाधार, या जिसे आप पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन पुष्प का वह हिस्सा होता है जहां पर पुष्प के सभी हिस्से या सभी अंग आकर के जुड़े होते हैं। उस क्षेत्र को हम लोग नाम देंगे जो है पुष्पासन। इसको हम लोग थैलेमस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। तो शायद आपको समझ में आए। इमेज में अगर आप देखें तो ये वाला जो चीज दिखाई दे रहा है ये वह बिंदु है जहां पे पुष्प के सभी हिस्से आकर के क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसे हम लोग नाम देंगे थैलेमस। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। चले अगली बात पर आते हैं। अब आपके सामने है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज क्या होता है? जो पुष्प होता है, पुष्प की एक सबसे बाहरी परत होती है जो हरे रंग की होती है। कलिका अवस्था में यह पुष्प की रक्षा करने का काम करता है। तो आप यहां पे देखें तो यहां पे लिखा हुआ है कैलिक्स, ठीक है। ये कैलिक्स ही जो है क्या होता है, बाह्यदल पुंज। इस तस्वीर में आपको जो हरे रंग का दिखाई दे रहा है ये दरअसल है आपका बाह्यदल पुंज। यह सामान्य तौर पे हरे रंग का होता है। इसका काम पुष्प की रक्षा करना होता है कलिका अवस्था में, और ये सबसे बाहरी परत होता है। चलिए यहां तक तो हमने बात कर लिया। अब सामने आपके एक दूसरा शब्द है जिसे हम लोग नाम देंगे दल पुंज या पुष्प मंडल। इसे आप इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। यह पुष्प का जो रंगीन वाला हिस्सा होता है जिसे आप पंखुड़ी के नाम से भी जानते हैं, वो सब हिस्सा जो है आपका दलपुंज के नाम से जाना जाता है। इस तस्वीर में देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो रंगीन वाला हिस्सा, इस पे देखिए यहाँ पे कोरोला भी लिखा हुआ है। अगर आप इस तस्वीर को देखिए तो यहाँ पर जो है कोरोला लिखा हुआ है। ये जो आपका हिस्सा जो ये सब दिखाई दे रहा है ये क्या है, कोरोला है। तो ये जो पुष्प का होता है ये दूसरा हिस्सा होता है। यह पुष्प का दूसरा हिस्सा है और ये सामान्य तौर पे कीटों को, व्यक्ति मनुष्य को ये अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, जिससे परागण होने में सहायता हो पाती है।
और मधुमक्खियों को ये सामान्य तौर पे काफी ज्यादा आकर्षित करता है, इसलिए यहाँ पे नोट करके मधुमक्खी के बारे में जैसे करके लिखा हुआ है। ये अनेकों प्रकार के जो कीट होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भी जाना जाता है। चले, ये बात भी हम लोगों ने देख लिया। अब आपके सामने है एक पुमंग, दूसरा शब्द जो है आप कहेंगे, जो पहला चक्र तो हमने आपको बताया कि कैलिक्स है, दूसरा चक्र कोरोला है, और तीसरे की बात करें हम लोग तो जो हमारा आ जाएगा एंड्रोसियम, जिसे हम लोग कहेंगे पुमंग। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। ये सामान्यतः जो है, देखें यहां पर लिखा है, यह नर प्रजनन अंग है जिसमें पुंग केसर होते हैं और वे पराग कण उत्पन्न करते हैं। तो जो पुमंग होता है, पुमंग का दो हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा जो होता है पराग कोष कहलाता है और नीचे का हिस्सा जो है तंतु के नाम से जाना जाता है। तो जो पराग कोष होता है उसके अंदर जो है परागकण भरे होते हैं, उसके अंदर जो है परागकण भरे होते हैं, जिससे जो परागण की क्रिया हो पाती है, अर्थात अंत में चल के निषेचन हो पाता है। अगर अब अगली बात करें हम लोग लास्ट लाइन या लास्ट जो हमारा हिस्सा होता है जिसे हम लोग जायांग कहेंगे, इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे गाइनोसियम। जो ये गाइनोसियम है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पुष्प का जो है मादा जनन अंग होता है। अगर यहाँ पे ध्यान दे एक चीज को आप, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह पुष्प का जो है मादा जनन अंग होता है, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जायांग को हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे नंबर एक आपका हिस्सा आता है सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहेंगे, नंबर एक। दूसरे नंबर पे आता है जिसे हम कहेंगे वर्तिका। तीसरे नंबर पे आता है जो सबसे नीचे होता है, उसका नाम होता है अंडाशय। क्लियर? ये तीन चीजें होती हैं। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कि पुष्प का क्या महत्व हो सकता है, तो साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि पुष्प का उपयोग जो है बायोलॉजिकली निषेचन के लिए होता है और नर और मादा युग्मक के निर्माण की में सहायता करता है। ये सब तो बायोलॉजी की दुनिया में इसका जो है प्रॉफिट है। पुष्प आकर्षक भी होता है, तो इस वजह से सजावट में इसका उपयोग किया जाता है। पुष्प जो है अनेकों प्रकार की दवाइयां बनाने में भी सहायक होता है, अनेकों दवाइयां भी इससे बनाई जाती हैं। उसी के साथ साथ जो है कह सकते हैं कि जो स्पेशली उन दवाइयों को बनाते हैं जो शरीर की शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं, उस तरह की दवाइयों को बनाने में पुष्प का एक अधिक योगदान होता है। चलिए, उसी के साथ आप जोड़ सकते हैं इत्र दवाओं, धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इत्र का संबंध जो है, इत्र कहने का सेंस था कि सेंट, परफ्यूम। ठीक, चले तो अब सवाल कर लेते हैं कि पुष्प कितने प्रकार का होगा लिंग के आधार पे। पुष्प कितने प्रकार का होगा लिंग के आधार पे, तो हम पुष्पों को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक पर हमारे सामने है जिसे आप कहेंगे एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? वह पुष्प जिसके अंदर या तो क्या हो, नर जनन अंग हो, या तो उसके अंदर जो है मादा जनन अंग हो। अगर इन दोनों में से कोई जो है एक प्रेजेंट है, कोई एक प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कि एक लिंगी पुष्प है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हैं कि एक लिंगी पुष्पों का एग्जाम्पल क्या हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे आपको एक चीज याद रखना होगा। पपीता का आप नाम सुने होंगे, ठीक है, पपीता अवश्य आप इसका नाम सुने होंगे और खाए पिए भी होंगे। तो एक जो होता है पपीता, ये जो है एक लिंगी पौधा है। उसी के साथ में आप लिख लीजिए तरबूज। ठीक है, चलिए, ये जो तरबूज है ये भी क्या है, एक लिंगी पौधा है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। चलो, ये बातें हो गई। अब बात आती है द्विलिंगी पुष्पों की। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्विलिंगी पुष्प हम उन्हें कहेंगे वे पुष्प जिसके अंदर नर जनन अंग और जो उसी के साथ साथ जो है प्लस में आप कर दीजिए मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। इस बात का क्या हो सकता है उदाहरण? तो इसको आप याद रखेंगे इस तरह से कि इसका उदाहरण जो है मेरे प्यारे बच्चों सरसों होता है। क्या होता है? चलिए, तो यहां पे आप ऐड कर देंगे सरसों।
जो है इसका एग्जाम्पल है। उसी के साथ साथ में आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, गुड़हल। गुड़हल का देखे होंगे जरूर आप, तो गुड़हल भी जो है आपका जो है द्विलिंगी पुष्प के कैटेगरी में आता है। चलो इसको भी लिखता हूं, गुड़हल। चले, जो है गुड़हल जो है इसी के लिस्ट में आता है। तो यहां तक आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। और हम पुष्प को जो है बांट सकते हैं कोई पुष्प के चक्र के आधार पर, कि पुष्प में कितने चक्र हैं, इस आधार पर भी पुष्प का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो चक्र के आधार पे हम जब बांटेंगे तो जिस पुष्प के अंदर मेरे प्यारे बच्चों चारों चक्र पाए जाएं, कौन से चक्र, अगर चारों चक्र उपस्थित हैं तो उस पुष्प को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, पूर्ण पुष्प। चारों चक्र में कौन सा चक्र, बाह दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग, अगर ये चारों उपस्थित हैं तो ऐसे पुष्पों को हम लोग कहते हैं पूर्ण पुष्प। तो ये भी एक प्रकार है, आप कह सकते हैं कि वर्गीकरण के आधार से अगर बात करें तो इसको भी हम लोग उसी आधार से बांट सकते हैं। अगला होता है जिसे आप कहेंगे अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एक या जो है एक से अधिक, चलिए एक से अधिक तो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। अगर किसी पुष्प के अंदर एक या जो है एक से अधिक चक्र अनुपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को हम लोग नाम देते हैं अपूर्ण पुष्प। तो शायद यहां तक आपको बात पूरी हमारी समझ में आई होगी। ठीक, अब सवाल आता है कि जो पुष्पी पादपों के अंदर जो लैंगिक घटनाएं होती हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, वो सभी लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं कहां होती हैं। जो लैंगिक जनन होने के लिए कुछ तो चाहिए भाई, गैमेट का निर्माण होना पहले जरूरी है, तो सभी क्रियाएं कहां होंगी। तो इसका आप एक शब्द में जवाब जानिएगा कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए होने वाली सभी जो घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं पुष्प के अंदर ही होती हैं। और स्पेशली जो है पुष्प का जो नर जनन अंग होता है और जो मादा जनन अंग होता है उसी के अंदर वो सभी क्रियाएं जो है संपन्न होती हैं। जो मादा जनन अंग है वहां पे जो है अंडक का निर्माण होगा, जो नर जनन अंग है वहां पे जो परागकण का निर्माण होगा। तो मतलब सब कुछ जो है पुष्प के अंदर ही होने वाला है। आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। अब सवाल यहां पे सबसे बड़ा ये आता है कि जो एक पुष्प है या एक पौधा है जिसके अंदर निषेचन होने वाला है, चलिए तो समझते हैं जो पुष्प है उस पुष्प के अंदर जो लैंगिक जनन के लिए जो घटनाएं होंगी या समझिए कि जो निषेचन होता है उसे जो है हम लोग जो है तीन चरणों में बांट सकते हैं। यहाँ पे एक हेडिंग बनती है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की पूर्ण क्रियाएं तीन चरणों में विभाजित हो सकती हैं। नंबर एक चरण आता है जिसे आप कहते हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं जो है घटनाएं। इसमें मतलब निषेचन के पहले क्या क्या हुआ है उन चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है निषेचन या द्विनिषेचन। तो दूसरी जब पहले निषेचन पूर्व घटनाएं हो जाएंगे तो फिर निषेचन होगा और फिर उसके बाद जो है निषेचन के बाद की घटनाओं को हम लोग जो है विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अब अगर यहां पे हम थोड़ा सा बात करें कि निषेचन पूर्व संरचनाओं घटनाओं में क्या क्या चीजें सम्मिलित होंगी, तो आपके सामने होगा एक नर जननांगों में, मतलब जो पुमंग है उस पुमंग के अंदर क्या होगा। देखिए नर जनन अंगों में पराग कोश यहां पे लिखा है, लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है। एक शब्द में अगर यहां पे हम ऐड करें तो आप कह सकते हैं लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। जो है नर जनन अंगों के अंदर जो है लघु बीजाणु जनन की क्रिया होती है और मादा जननांग के अंदर जो है गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है। तो ये चीजें हमने आपको समझा दिया। निषेचन के पहले मतलब कि युग्मक का निर्माण होता है। निषेचन पूर्व संरचना में आप पढ़ेंगे कि युग्मकों का निर्माण होता है। चलिए तो यहां तक हमने आपको बात जो है समझा दिया। अब आपको यहां से समझना होता है कि थोड़ा सा जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है जो कि पराग कोश की संरचना के बारे में। तो आपसे कई सवाल जो है इस पॉइंट से पूछे गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो आपकी जो अगली ये टॉपिक होगी पराग कोश की संरचना। तो पराग कोश की संरचना जो है अब ये है क्या, ये तो दरअसल है नर जनन अंग का हिस्सा है। पराग कोश क्या है, नर जनन अंग का हिस्सा है, मतलब ये जो है जायांग का हिस्सा है। क्या है,
सॉरी जयांग कह रहे हैं, पुमंग का क्या है, हिस्सा है। यह पुमंग का हिस्सा है। पुमंग को हमने आपको बताया कि दो हिस्सों में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका जो है तंतु जिसे कहेंगे। दूसरा आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर ऐसे बड़ा सा, ये क्या है, परागकोश। अगर इस परागकोश को हम ऐसे काट करके देखें, अगर इस परागकोश को हम लोग काट करके देखें तो आपको यहाँ पे 4 लघु बीजाणु धानी आपको दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? 4 आपको इसके अंदर जो है आपको अच्छे से लघु बीजाणु धानियां आपको दिखाई देती हैं। तो यहां से एक चीज आप याद रखिएगा, लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 4 होती है। और यहाँ पे आपको इसके बगल में एक कोशिका दिखाई देती है जिसका नाम हम लोग देंगे क्या चीज? संयोजी ऊतक। क्या कहेंगे? संयोजी ऊतक कहेंगे। और एक चीज समझिएगा, यहाँ पे जो छोटे छोटे दाने जैसे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब ये दरअसल कुछ है नहीं, इसी का नाम जो है परागकण। तो पराग कोश के अंदर जो है परागकण भरे होते हैं और काफी भारी मात्रा में भरे होते हैं, एकदम ठूस ठूस करके भरे गए होते हैं। तो ये समझा दिया। अब ये जो आपको लघु बीजाणु धानी दिखाई दे रहा है कि जिसके एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं, इससे आपके कुछ सवाल बनते हैं। चले इस बात को हम लोग थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पे देखेंगे। तो कई चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, आप ध्यान से इसको समझेंगे। जैसे ये आपको 4 लघु बीजाणु धानियां आपको दिखाई दे रही हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये, और एक ये। तो यहाँ पे आपको 4 लघु बीजाणु धानियां दिखाई दे रही हैं। अब इसमें जो हो रही चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे। चले तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी की सबसे बाहरी जो परत होती है उसका नाम होता है आपका जो है बाह्य त्वचा। क्या नाम है? बाह्य त्वचा। लघु बीजाणु धानी की सबसे जो बाहरी परत है उसका नाम होता है बाह्य त्वचा। और उसके बाद एक दूसरी परत आपको देखने के लिए मिलेगा जिसे आप कहते हैं क्या चीज? मध्य परत। क्या नाम देंगे? मध्य परत। और इसके बाद एक लास्ट में आपको दिखाई देता है जिसे आप कहते हैं टेपिटम। सवाल यह आपसे बार बार पूछा गया है कि परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है? परागकण को पोषण कौन प्रदान करता है? तो इसका जवाब होता है टेपिटम। ये जो आपको टेपिटम दिखाई दे रहा है, यही टेपिटम है जो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये पोषण प्रदान करता है। किसको प्रदान करेगा? तो इसका जवाब हो जाता है कि जो परागकण को। ठीक, चले यहाँ पे बीच में आपको छोटी छोटी कोशिकाएं यहाँ पे ऐसी दिखाई दे रही हैं। इन कोशिकाओं का नाम बच्चा क्या है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसी कोशिका से आगे चल करके परागकण का निर्माण होने वाला है। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका आपको दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर जो है, इसी कोशिका से आगे चल के परागकण बनने वाला होता है। और अब आगे बात करें तो यहाँ देखिए परागकोश की एक भित्ति आपको दिखाया गया है कि परागकोश की भित्ति है। भित्ति का सेंस है सबसे बाहरी जो आवरण है उसको कहा गया है। तो यहां तक बात समझा दिया, क्या क्या कैसे नाम है। चलो अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये एक छोटा सा गोला सा कुछ चीज है जिसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, तो इसका भी नाम आप याद रखेंगे, संवहन पूल। इसका नाम क्या है? संवहन पूल। ये वो क्षेत्र है जहां से चीजें आती और जाती रहती हैं, तो संवहन क्षेत्र है। ये पूरा जो है एक आपको लघु बीजाणु का एक बढ़िया सा जो है चित्र हमने आपको दिखाया। चले एक और तस्वीर आप देख लीजिए अच्छे से, जिससे आप और चीजों को समझ सकें। ठीक है, चले तो ये सारी चीजें बता दिया। ये जो लघु बीजाणु धानी है बच्चा, ये एक 4 लघु बीजाणु धानी होती है शुरू में। जब ये पूरी तरह देखो, अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो एक ये है, और एक ये है, और एक ये है, और एक जो है ये है। इसमें होता क्या है, जब ये 4 था तो यहाँ पे कैसे हो गया? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कहोगे नहीं सर 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो है सब फूट करके आपस में क्या हो गया है? मिल चुका है। तो ये जो 4 लघु बीजाणु धानियां थी, ये आगे चल करके 2 में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि 2 आपस में फ्यूज हो जाती हैं। जब फ्यूज हो जाएंगी तो 4 से 2 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरह का कंडीशन जो बन जाता है, और इसी में से सब परागकण जो है क्या हो जाएंगे? बाहर अब निकल जाते हैं। चले तो यहां तक की बातें तो हमने आपको समझा दिया। अब आपको थोड़ा सा बात करना है परागकण के बारे में
कि जो एक परागकण होता है उस परागकण के बारे में क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है, थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में होना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम आपको 2-3 बातें जो है बताने वाला हूं, आप उसी को जो है समझेंगे जानेंगे कि परागकण क्या चीजें हैं। तो चलिए यहां से हम लोग शुरू करें। अगर हम बात करें, ये देखिए आपके सामने जो है एक परागकण का बहुत प्यारा बहुत सुंदर एक तस्वीर है। इस तस्वीर में कुछ बातें हम आपको बताने वाले हैं कि परागकण के ऊपर ना 2 आवरण पाया जाता है। परागकण के ऊपर 2 लेयर पाए जाते हैं। उन दोनों लेयर का नाम आपको मैं बताने वाला हूं। मुझे दिख नहीं रहा है, अच्छा हाँ दिख गया। चलिए यहां पे अगर देखें आप तो एक लेयर का नाम है बाह्यचोल। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? एक लेयर है जो परागकण का सबसे बाहरी और खुरदरा लेयर है। अगर यहाँ पे देखें तो ये देखो कैसा दिखाई दे रहा है, एक खुरदरा दिखाई दे रहा है, इसे नुकीला नुकीला इससे क्या हो रहा है, निकला हुआ है। ठीक है, ये जो सबसे बाहरी लेयर आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल खुरदरा होता है। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गया होगा कि परागकण का जो सबसे बाहरी लेयर किस का क्या कहलाता है, बाह्यचोल के नाम से जाना जाता है। इसको अगर बात करें किस चीज का बना होता है तो स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन ऐसे रहेगा। चलिए स्पोरोपोलेनिन का ये बना होता है। तो बाह्यचोल जो है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। ये सवाल पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ये सवाल जो है पूछा गया है। अब उसके बाद जो अगर हम बात करें तो दूसरे लेयर की, तो यहाँ पे आपको एक दूसरा बढ़िया सा जो पतला सा लेयर आपको दिखाई देता है। ये लेयर क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इस लेयर का नाम है जो है अंतःचोल। अंदर है इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया, क्या चीज, अंतःचोल नाम रख दिया गया। यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब सवाल यहां पे अगर करें तो यहां पे अगर देखें तो एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पे आपको छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। तो उन छिद्रों को हम लोग नाम देते हैं जनन छिद्र। जो परागकण का अंकुरण होता है तो जो अंकुरण जो होता है वो क्या यहीं से जो है जनन छिद्र से ही क्या होता है, वो बाहर निकलता है। तो एक बीजपत्री पौधे के अंदर जो परागकण होता है उसके अंदर सामान्य तौर पे जनन छिद्रों की संख्या 1 होती है। लेकिन जो है द्विबीजपत्री पौधे जो होते हैं उनके अंदर परागकण के अंदर जो जनन छिद्र होते हैं उसमें 1 से अधिक जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये परागकण किस तरह के पौधे का परागकण है। यह द्विबीजपत्री पौधे का परागकण है क्योंकि इसके अंदर 1 से अधिक जनन छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ये बात भी हमने आपको समझा दिया। अगर हम बात करें तो जो परागकण होता है बच्चा, ये अपने आप में केवल एक कोशिका नहीं होती है, इसके अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं। तो एक बड़ा सा आपको जो ये कोशिका दिखाई दे रहा होता है इसका नाम होता है कायिक कोशिका। ठीक है, यहां पे अगर नोटिस करें तो यहां पे आपको एक छोटा सा कोशिका दिखाई दे रहा है, गोला सा। ठीक है, इस कोशिका का नाम जो है जनन कोशिका है। क्या नाम है इसका? नाम जनन कोशिका है। अब यहीं पे जो है इसके अंदर अगर बात करें हम लोग तो एक बड़ी सी जो कोशिका, इसके अलावा जो बगल का पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसको हम लोग नाम देंगे क्या चीज, कायिक कोशिका। चलो इसका नाम हो जाता है कायिक कोशिका। ठीक, तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया परागकण के बारे में। अब यहां से 1-2 बातें जो है और आपको काम की चीजें जो है आप सामान्य तौर पे याद रखेंगे। जो परागकण का जो सामान्यतः जो है माप होता है वो 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो आप कह सकते हैं कि 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, इसकी साइज कितनी होगी? तो 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक इसका जो है साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा एक पौधे का नाम है। ये पौधा बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प इसके अंदर होता है। मिराबिलिस जलापा के अंदर सबसे बड़े पुष्प पाए जाते हैं दुनिया के। और इस पुष्प के अंदर जो परागकण होता है उसकी जो साइज की अगर बात करें तो ये 200 माइक्रोमीटर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य तौर पे परागकण की साइज जो है 25 से 50 माइक्रोमीटर होती है, लेकिन जो मिराबिलिस जलापा पौधा है उसके अंदर जो परागकण है उसके अंदर 200 माइक्रोमीटर का उसका जो है परागकण होता है। चलो, तो ये बात भी हमने आपको समझा दिया ये परागकण के बारे में। चले
अब यहाँ पे एक शब्द, एक लाइन कुछ लिखा हुआ है, चलिए इस चीज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो परागकण होता है इसकी जो जीवन क्षमता कितनी होती है, परागकण की जो है जीवन क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पे दो तीन बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अनाज, जो अनाज है जैसे गेहूं चावल, ये सब क्या है, ये अनाज है। अनाजों के परागकण का टोटल जो जीवन काल होता है वो टोटल 30 मिनट का होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप और ऐड कर सकते हैं कि अनाजों का जो परागकण होता है उसका जीवन काल 30 मिनट का होता है, लेकिन कुछ पौधों के जो है परागकण कई महीनों तक भी रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेग्यूमिनेसी एवं सोलेनेसी कुल के सदस्यों के पौधे की जो परागकण होते हैं वो कई महीनों तक जो है सरवाइव करने की क्षमता रखते हैं। देखिए लिखा है का जीवन क्षमता कई महीनों तक का होता है। अब यहां से चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक नई चीज के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपके सामने एक शब्द लिखा हुआ है पराग बैंक। ये क्या होता है, अब इस चीज को देखते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे ना ब्लड बैंक, जहां पे ब्लड होता है, ऐसे आप पैसे वाला बैंक देख रहे हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें पैसा हमारा रिजर्व है, सोना चांदी रिजर्व कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग बैंक होते हैं, ऐसे ही एक बैंक होता है जो उससे हम लोग नामते हैं पराग बैंक। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर बच्चा होता है परागकण होता है। क्या होगा, परागकण इसके अंदर जो है प्रेजेंट होता है। अब इसके परागकण का जो है कैसे प्रेजेंट होगा, तो बच्चा एक चीज आप याद रखना नाइट्रोजन के बारे में। ये नाइट्रोजन जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है किसी चीज को फ्रीज करने के लिए। तो नाइट्रोजन के लिक्विड के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पे परागकणों को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहां पे याद रखिएगा -196 डिग्री सेल्सियस पर परागकणों को नाइट्रोजन के लिक्विड के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। उस जगह को हम लोग नाम देते हैं जहां पे क्रिया होता है, उसका नाम होता है पराग बैंक। अब इससे क्या होगा, तो इससे परागकण का जो है जीवन क्षमता हम लोग बढ़ा सकते हैं। अगर हम फ्रीज करके उसे रख लेंगे तो हो सकता है कई सालों तक वो जो है सुरक्षित उसके अंदर परागकण पड़ा रह जाए। तो हम परागकण के जीवन क्षमता को जो है बढ़ा सकते हैं उसे पराग बैंक में रख करके। अब यहां से दो तीन चीजें और आपके सामने है कि जो है कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके परागकण जो है काफी हानिकारक होते हैं, एलर्जी उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए गाजर घास जिसका नाम है पार्थिनियम हेस्टेरोफोरस, ठीक है, चीनीपोडियम ज्वार आदि के परागकण मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो यहां से एक चीज भी आप जो है ऐड कर सकते हैं कि हमारे लिए जो है कुछ परागकण बहुत ही उपयोगी हैं क्योंकि वो शरीर की क्षमता बढ़ाने में हेल्प करते हैं, लेकिन कुछ दूसरी तरफ जो परागकण है वो हमारे ही शरीर में अनेकों एलर्जी उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और उसी के साथ में कई गंभीर बीमारियों को भी उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। परागकण के अंदर ये क्षमता होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस पौधे का परागकण है। चलिए, तो यहां तक हमने आपको बता दिया। अब यहां से जो है आपको जो है कई चीजें आपको समझनी है कि जो पुष्प है, पुष्प का जो मादा जननांग होता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। पुष्प का जो मादा जननांग होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम ही भाई जायांग है। उसका नाम क्या है, जायांग है। तो अगर यहाँ पे आप नोट करें तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है जायांग, यहाँ पे आगे लिखा है पुष्प का मादा जननांग। जायांग को ही हम लोग नाम देते हैं पुष्प का मादा जननांग। क्लियर, चले यहां तक बातें भी आपको समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा जो है इसको जो है 3 हिस्सों में बच्चों बांटा गया है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए तो यहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो जायांग है उसे 3 हिस्सों में किन किन हिस्सों में बांटा गया है। तो आप यहां पे अगर नोटिस करें तो एक चीज आपको दिखाई देगा, सबसे ऊपरी क्षेत्र जो है दिखाई दे रहा है, ये चौड़ा सा आपको जो है, ये जो आपको चौड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चों, ये जो है ऊपर वाला हिस्सा जिसका नाम होता है वर्तिकाग्र। परागकण जो है जब परागकोश से निकल करके आता है तो वो इसी वाले क्षेत्र पर आकर के गिरता है। तो आप यहां देखिए लिखा भी है अंकुरित परागकण। परागकण का अंकुरण कहां होगा, तो वो भी वर्तिका के ऊपर होता है।
पराग कोश से परागकण आके गिरता कहां है, तो वो भी वर्तिका पर ही आकर के गिरता है। तो पहला हिस्सा इसका हो गया वर्तिकाग्र और दूसरा इसका हिस्सा हो गया जो है वर्तिका। ये जो आपको बीच में पतली सी दिखाई दे रही नली जैसी संरचना, ये जो आपका हिस्सा जो है यहां से अगर देखें तो, चलिए मैं दूसरे कलर में समझाता हूं। ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये जो हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बच्चा जो है वर्तिका के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें शायद आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा हिस्सा इसका जो है, आप देखिए यहाँ पे जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग नाम देते हैं अंडाशय। तो इसके जो है कुल टोटल 3 भाग होते हैं जायांग के। नंबर 1 पर आता है वर्तिकाग्र, नंबर 2 पे आता है वर्तिका और नंबर 3 पर आता है जो है आपका इसका नंबर 1, नंबर 2 पर आपका जो है वर्तिका और नंबर 3 पर जो है आपका अंडाशय है। तो शायद यहां तक आपको बात जो है हमारी समझ में आ गई होगी कि क्या चीज कैसे है। चलो, तो इसको 3 हिस्सों में हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं थोड़ा सा जो है इस देखे ध्यान से, इसके अंदर जो है ये जो आपको अंडाशय दिखाई दे रहा है, ये जो अंडाशय आपको दिखाई दे रहा है, इस अंडाशय के अंदर बच्चा प्रेजेंट होता है क्या चीज, बीजांड। यहाँ पे जो है क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, बीजांड जो है देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा जो काम का है आपके, उसके बारे में। देखिए ये आपके सामने जो तस्वीर दिखाई गई है, ये दरअसल प्रेजेंट तस्वीर किसकी है, ये है बीजांड की। इसको अगर हम ऊपर करें थोड़ा सा तो चले, अब आपको शायद दिखाई दे सही से कि इसका तो क्या है। यहां देखिए लिखा भी है बीजांड द्वार, ठीक है, और ये किसकी तस्वीर है, तो बीजांड की है। तो यहां से आप देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा जो है आपको यहाँ पे खाली गैप जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है बच्चा, इसका नाम होता है बीजांड द्वार। अक्सर जो है अंकुरित परागकण जो है घूम करके आता है, इसी बीजांड द्वार से अंदर प्रवेश करता है। इस चीज को आप ज्यादातर समझ पाएंगे तस्वीर की सहायता से। यहाँ पे देखिए, अब यहां से जो ये परागकण है बच्चा, ये परागकण जो यहां से होते 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 देखो यहां से घूमकर इसका अंकुरित होकर के यहां से आकर के बीजांड द्वार से ही यह अंदर प्रवेश किया है। कई बार परागकण जो अंकुरित हुआ है, ये जो है पराग नली जो यहां से आई है, ये जो है बीजांड द्वार से ना प्रवेश करके दूसरे हिस्से से भी प्रवेश कर जाती है। वो एक अलग मुद्दा हो जाता है कि भाई कैसे वहां से प्रवेश कर गई। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो बीजांड द्वार बता दिया। अब इसके ऊपर देखिए सबसे ऊपरी हिस्से में आपको देखने के लिए मिलेगा जिसे हम कहेंगे निभाग। तो बीजांड के जस्ट अपोजिट क्षेत्र वाला जो हिस्सा है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, निभाग। सवाल जो अक्सर आपसे पूछे गए हैं वो बीजांड द्वार और निभाग से ही संबंधित पूछे गए हैं कि भाई बीजांड द्वार किधर है और निभाग किधर है। और कई बार आजकल देखने के लिए मिलता है कि जो तस्वीर होती है उस तस्वीर के ऊपर का जो अगल बगल का जो नाम होता है वो हटा रहता है, नाम को गायब कर देते हैं और उसके जो नाम होते हैं यही लिखने के लिए या मिलान करने के लिए आपसे पूछ लेता है। तो आप सही से तस्वीरों को बनाना सीख लीजिएगा कि किस हिस्से का क्या नाम है, जिससे आपको चीजें ज्यादा सही से क्लियर रहे। यहां तक बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने आपको समझा दिया कि निभाग क्या है, बीजांड द्वार क्या है। अब 2-3 चीजें और बता देता हूं इसमें। जो ये आपको आवरण जो दिखाई दे रहा है ना, 1 या 2 आवरण, यहाँ पे 1-2 आवरण आपको दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों आवरण का नाम होता है अध्यावरण, ठीक है। और जो आपको ये बीच में जगह पूरा खाली खाली दिखाई दे रहा है, इसका नाम होता है बीजांड काय। इस नाम को बच्चा एक बार जो है अच्छे से आप सब देख लीजिएगा, क्योंकि जो है फिगर से रिलेटेड सवाल आजकल खूब पूछे जा रहे हैं, तो आपसे भी पूछे जाएंगे। ये जो आपको नली जैसी संरचना दिखाई दे रही है और बाहर की तरफ, इसे बीजांड वृंत के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक। चलिए, तो यहां तक तो बातें हमने कर लिया। अब जो है आपके सामने एक सवाल आता है कि परागण क्या है। इससे सवाल कई पूछे गए हैं, तो जो है मैं आपको अब थोड़ा सा जो है परागण के बारे में चीजें एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप और चीजों को समझ पाए। तो ये आपकी हेडिंग हो गई परागण। और अब समझते हैं कि परागण का क्या हो सकता है परिभाषा। तो एक लाइन में हमने देखिए यहां लिखा है, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सिंपल सी बात कि जो पराग कण है,
परागकोश से निकला और पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंच गया, यही क्रिया क्या है, परागण कहलाती है। अब सामने आपके है कि परागण के प्रकार कितने हो सकते हैं, तो आप भी और हम दोनों जानते हैं कि परागण के सामान्यतः दो प्रकार होते हैं। एक आपके सामने है जिसे आप कहेंगे स्वपरागण, और दूसरा जो है आपके सामने जिसे आप कहते हैं पर परागण। तो दो आपके परागण के प्रकार होते हैं। ठीक, अब इनको हम लोग थोड़ा सा बारी बारी से परिभाषा देख लेंगे और इसके क्या एग्जाम्पल होंगे। देखिए, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम लोग कहते हैं दरअसल स्वपरागण। ठीक है, ये घटना आप इस तस्वीर के जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो है, मान लीजिए कि यहां पर से जो है ये परागकण यहां से निकलता है और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला गया, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, जो है स्वपरागण कहलाएगी, क्योंकि उसी पुष्प के अंदर हुआ है। अब मैं इसको और डिटेल से अगर यहां समझाऊं तो यहां पे अगर देखें तो ये जो एक दो पुष्प है एक ही पौधे के ऊपर है और इसका परागकण निकला इसके पुष्प के ऊपर आ गया, इसके वर्तिकाग्र पे आ गया, लेकिन दोनों पुष्प एक ही पौधे पर थे, तो इसे हम नाम देते हैं स्वपरागण। तो स्वपरागण या तो उसी पुष्प में होगा या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के अंदर होगा। तो ये क्रिया जो आपकी है स्वपरागण के रूप में जानी जाएगी। सामान्य तौर पे स्वपरागण को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। उसकी प्रथम अवस्था होती है जब उसी पुष्प के अंदर हो, और जब उसी पौधे के दूसरे पुष्प के अंदर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं जो है दूसरी अवस्था। तो शायद यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वे बात आती है कि स्वपरागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां होती हैं, मतलब कि स्वपरागण होने के लिए भी क्या क्या चीजों का होना जरूरी होता है। तो अब आपके सामने कुछ बातें मैं रखूंगा, जैसे पुष्प का द्विलिंगी होना। ठीक है, क्या होना, द्विलिंगी होना। अगर जो पुष्प द्विलिंगी है तभी जो है स्वपरागण की क्रिया संपन्न हो सकती है। और एक शब्द मैं और लिखूंगा यहां पे, समकालपक्वता। ठीक है, समकालपक्वता, इसका क्या अर्थ होता है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग अगर दोनों एक ही समय पे परिपक्व नहीं होंगे तो स्वपरागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो एक चीज ये है। एक शब्द और मैं आपको यहां से ऐड कर दूंगा, निमीलित पुष्प किसे कहेंगे, निमीलित पुष्प। ठीक है, यहां पे ये शब्द थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि निमीलित पुष्प, निमीलित पुष्प उसे कहते हैं जो पुष्प कभी भी नहीं खिलते हैं। कभी भी न खिलने वाले पुष्पों को हम लोग बच्चा नाम देते हैं निमीलित पुष्प। इस बात का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो आप एक एग्जाम्पल याद रखेंगे जो है गुल मेहंदी। ठीक है, क्या नाम याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल है गुल मेहंदी। हाँ सही, गुल मेहंदी ही है, गुल मेहंदी। ठीक है, चले, तो गुल मेहंदी जो होता है ये इस बात का एग्जाम्पल है निमीलित का, ऐसे पुष्प जो कभी भी नहीं खिलते हैं। तो खास तौर से स्वपरागण के लिए ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, नंबर 1 और नंबर 2 कि द्विलिंगी होना चाहिए और दूसरा जो है समकालपक्वता भी होना चाहिए, एक ही समय पर परिपक्व होना है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे चीजें ऐड कर दिया हूं। ये चीज जो है आपको मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि ये टॉपिक जो है दरअसल बहुत इजी है और ये चीजें जो है आपको अपने से तैयार कर लेना है। हालांकि आपके एग्जाम में ये लिखने के लिए नहीं आएगा कि स्वपरागण से लाभ क्या है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्वपरागण परपरागण में क्या लाभ होता है और दोनों में क्या हानियां होती हैं, और उसी के साथ में अगर बात करें तो क्या इन दोनों में अंतर होता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वपरागण से लाभ लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे देखें तो स्वपरागण से हानियां लिखी हुई हैं। अब यहां से शुरू होती है हमारी जो है परपरागण की हेडिंग। परपरागण किसे कहेंगे, तो एक पुष्प है उससे उसके परागकोश से परागकण निकला और निकल के दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे चला गया, उसे हम लोग नाम देते हैं बच्चा परपरागण, या इसे हम लोग कहेंगे परनिषेचन। इसके देखिए, इसमें दो पौधे होंगे, दो पौधे होते हैं परपरागण में जो है दो पौधे होते हैं। यहाँ पे देखिए एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, तो इसका जो परागकण है निकल करके इसके ऊपर गया है, तो ये दरअसल क्या कहलाएगा, परपरागण की क्रिया कहलाएगी।
पर परागण के लिए खास बातें आपको याद रखना है कि अगर पौधा जो है एक लिंगी है तो उसके अंदर सामान्य तौर पे हमेशा क्या होगा बच्चा, एक लिंगी के अंदर जो है हमेशा हमेशा क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, जो है पर परागण की क्रिया ही देखने के लिए मिलेगी। एक लिंगी पौधों के अंदर स्वपरागण नहीं होता है, केवल पर परागण होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर ले इसी साथ में जो है द्विलिंगी पौधों की, तो जो द्विलिंगी पौधे होते हैं इसके अंदर जो है स्वपरागण भी संभव है और इसके अंदर जो है पर परागण भी संभव है। तो इसके अंदर दोनों प्रकार के परागण हो सकते हैं। चले, तो ये बात हमने आपको समझा दिया इसके बारे में। सेम बात यहां पर भी आएगी कि पर परागण के क्या लाभ होंगे, क्या हानियां होंगी। तो चलिए एक बार इसको आप देख लें यहां पे जो है। अच्छा, पर परागण के लिए कुछ युक्तियां होती हैं, जैसे स्व परागण के लिए भी कुछ युक्तियां थी वैसे ही पर परागण के लिए भी युक्तियां होती हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए एक बार इन चीजों को थोड़ा सा सर्च करके देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। हालांकि ये जो है आपके आउट ऑफ सिलेबस प्लस आउट ऑफ एनसीईआरटी है, इसलिए मैं इसको स्किप करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो अब यहां से बातें हमने आपको समझा दिया जो है। अब बात कर लेते हैं कि जो है पर परागण की जो है विधियां क्या होंगी, पर परागण की विधियां क्या होंगी। तो पर परागण की सामान्य तौर पे जो है विधियां जो है 3 होती हैं। पर परागण की बात कर रहा हूं, पर परागण की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अगर विधि की हम बात करें तो आपके सामने है, जिसे आप कहेंगे वायु परागण। दूसरा आपका जो है जंतु परागण और तीसरा जो है आपका जल परागण। इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा बारी बारी से इन चीजों को चले देख लेते हैं। तो पहला हेडिंग है आपके पास वायु परागण। सीधी सी बात है, वह परागण जो वायु के जरिए होता है उसे क्या कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। और वायु परागण किन पौधों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सामान्य तौर पे आप जैसे गेहूं देख रहे हैं, गेहूं के अंदर वायु परागण होता है, कामा जई के अंदर जो है वायु परागण होगा, मक्का के अंदर जो है वायु परागण होता है। तो इन सभी के अंदर क्या होता है, वायु परागण होता है। तो ये चीजें आपको यहां से थोड़ा सा याद रखना होगा। और वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जो पुष्प या जिन पौधे के अंदर वायु परागण होता है या जिस पुष्प के अंदर वायु परागण होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के बारे में यहाँ पे देखिए डिटेल से हमने लिखा हुआ है बारी बारी से। तो आप जो है एक बार कष्ट करके मेरे प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको आप एक बार जरूर देखेंगे कि वायु परागण वाले पुष्प के अंदर उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देख लीजिए इसको। चलिए, तो ये बातें हमने कर लिया, कुछ इसकी विशेषताएं होती हैं। अब इसके आगे हम बात करें अगर जो है यहां पर भी देखिए वही चीज है, उसी की विशेषताएं लिखी हुई हैं सब। तो एक बार आप इस चीज को देख लेंगे कि क्या विशेषताएं होती हैं। अगली बात आती है कि जंतु परागण। सीधी सी बात, वह परागण जो जंतु की सहायता से होता है उसे हम क्या नाम देंगे, जंतु परागण। तो बहुत से पौधों के अंदर जो है जंतु परागण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जंतु परागण जो अपने आप में बच्चा जो है बहुत सारे जंतु के जरिए होता है, तो उससे जंतु परागण में भी प्रकार होता है। तो आप इसमें आसानी से कह सकते हैं कि जंतु परागण के प्रकार। तो जंतु परागण के प्रकार कई होते हैं, जिस जंतु से होगा वही परागण हो जाता है। जैसे कीट के जरिए होने वाला परागण को क्या कहेंगे, कीट परागण। पक्षी के जरिए होने वाले परागण को क्या कहेंगे, तो पक्षी परागण। और घोंघा के जरिए होने वाले परागण को क्या कहेंगे, घोंघा परागण। चमगादड़ के जरिए होने वाले परागण को क्या कहेंगे, चमगादड़ द्वारा परागण। सेम जैसा नाम है वैसा ही सेम टू सेम परिभाषा आपका सामने बन करके सामने आ जाएगा। अब सबका जो है एक एक हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इन सभी को जो है एग्जाम्पल अच्छे से देख सकते हैं कि किसके अंदर जो है क्या चीजें होती हैं। चले, तो यहां तक बात समझ में आ गया। जैसे आपको रफलेसिया की बात करें हम लोग, मिराबिलिस जलापा। चले, कीट का जो बात कर ले अगर तो मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। ये पौधा जो है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कीटों के जरिए परागण होता है। पक्षी के जरिए भी परागण आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। पक्षी परागण आपको देखने के लिए मिलेगा बिग्नोनिया के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा नाम थोड़ा सा, बिग्नोनिया। चले, बिग्नोनिया है,
एक पौधे का नाम है, इसके अंदर पक्षी परागण कराती है। कौन सी पक्षी कराएगी? तो आप नाम याद रखेंगे गुंजन। ठीक है, ये गुंजन पक्षी जो है ये ज्यादा हेल्प करती है। घोंघा द्वारा परागण होता है, तो घोंघे के जरिए भी परागण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो घोंघा किसके अंदर होगा? जली जो पौधे हैं जो जल के अंदर हैं, जैसे एग्जांपल में जीमी कंद। ठीक है, जीमी कंद, जीमी कंद जो है जल के अंदर पाए जाने वाला एक पौधा है, उसके अंदर घोंघा के जरिए होता है। चमगादड़ भी हेल्प करता है इसके अंदर, जैसे एग्जांपल में अगर बात करें कचनार की। ठीक है, कचनार। ठीक है, तो कचनार के अंदर जो है चमगादड़ के जरिए भी परागण होता है। तो ये सिंपल सा मैंने कई एग्जांपल आपके सामने रख दिया। और एक लास्ट में होता है जिसे आप कहेंगे जो है जल परागण। सिंपल सी बात है, जल के जरिए होने वाले परागण को क्या नाम देंगे? जल परागण के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसका जो है एग्जाम्पल क्या होगा? अब इसको पहले हम इसके प्रकार की डिस्कस करते हैं, फिर उसी साथ में हम उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो जल परागण को भी हम लोग जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। नंबर 1 पर आता है जो है अधोजल परागण, और दूसरे पे आता जो है आपका अधिजल परागण। तो अब यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक है अधोजल परागण, तो जल के जो अंदर होता है, किसके अंदर बच्चा? जो जल के अंदर है उसकी बात कर रहा हूं। अगर परागण क्रिया कहां हुई है? जल के अंदर। अगर जल के अंदर हुआ है तो जाहिर सी बात है कौन सी घटना हुई है? अधोजल परागण हुआ है। इस बात का क्या हो सकता है एग्जाम्पल? तो आप एकदम एक घास का नाम याद रखेंगे, जोस्टेरा। क्या नाम याद रखेंगे? जोस्टेरा। चलिए, जोस्टेरा एक समुद्री घास है बच्चा, और ये जोस्टेरा जो है इसके अंदर जल के अंदर ही परागण क्रिया होता है, इसलिए इसको कहेंगे अधोजल परागण, मतलब जल के अंदर परागण हुआ है, जोस्टेरा के अंदर। अब यहां पे अगर देखें तो लिखा हुआ है अधिजल, तो जल के ऊपर, जल की सतह पर, जल के सतह पर, ठीक है, सतह पर होता है। सतह पर अगर परागण हुआ है तो अधोजल परागण उसे हम लोग कहेंगे। अब यहां पे इस बात का क्या हो सकता है एग्जाम्पल? तो आप याद रखेंगे हाइड्रीला। ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं ये सेम टू सेम यही पूछा गया एग्जाम के अंदर आपके। ठीक है, हाइड्रीला। हाइड्रीला, हाइड्रीला के अंदर क्या होता है? अधिजल परागण होता है, या इसके अंदर जल परागण होता है। चलिए, तो यहां तक हमने आपके सामने बात रख दिया। अब आपके सामने देखिए पूछा गया क्या एक सवाल है, ध्यान से। पर परागण से होने वाले लाभ के बारे में बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने से एक बार सेल्फ स्टडी करके जान जाएंगे। चलो, अब यहां पर भी उसी का हिस्सा है पर परागण से लाभ, अब इसकी ये भी उसी का हिस्सा है। चलो, अब आपके सामने है दूसरी एक लाइन, पर परागण से हानि क्या हो सकता है। तो अब आपके सामने है पर परागण से हानि। अब इसमें कुछ चीजें आपके सामने है, इसको आप एक बार जो है अपने से स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार सेल्फ स्टडी कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें बहुत डिफिकल्ट लिखा हो और आपको आए न। ठीक है, ये चीजें आप क्लास 12th में बहुत आसानी से अंतर लाभ ये सब पढ़ कर आए हैं, यहां पर भी आपको चीजें वही पढ़नी है। चले, तो ये चीजें आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसका भी। अब आपके सामने जो है यहाँ पे देखिए सेम कंसेप्ट, वही बात, स्वपरागण पर परागण में क्या अंतर हो सकता है, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी एग्जाम के अंदर। लेकिन कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए एक बार इन चीजों को आप जरूर देखें, जिससे आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर रहें। चलिए, तो यहां तक हमने बातें आपके सामने कर लिया कि क्या हो सकता है। अब यहां से आपकी एक हेडिंग आती है सामने आपके, जिसे आप कहते हैं कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, या हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी संकरण का होगा भाई जो है, हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, सिलेक्शन नहीं होगा इसका, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो जो कृत्रिम संकरण है इसके बारे में देखिए क्या लिखा है। श्रेष्ठ लक्षण को प्राप्त करने के लिए मानव द्वारा किया गया संकरण कृत्रिम संकरण कहलाता है। मतलब कि लक्षणों को प्राप्त करने के लिए जो संकरण कराया गया है, मतलब मनुष्य जब कोई लक्षण चाहेगा तो क्या चाहेगा? श्रेष्ठ ही चाहेगा। तो श्रेष्ठ लक्षणों की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किया गया संकरण या कराया गया संकरण जो है कृत्रिम संकरण के नाम से जाना गया। इसमें सामान्य तौर पे दो विधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं और दो संस्थाएं इस चीज में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। जैसे एक आपका क्षेत्र आता है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, और यह विश्वविद्यालय जो है
कहते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए जाना जाता है, कृत्रिम संकरण कराने के लिए विद्यालय जाना जाता है। उसी के साथ में जो है एक आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये नई दिल्ली में है और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग फसल के ऊपर, अलग अलग पौधे के ऊपर ये जो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराने का काम करते हैं और नई नई किस्में डेवलप कराते हैं। तो अब ये जो कृत्रिम संकरण वाली विधि है, कृत्रिम संकरण में कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज को अच्छे से नोट करके समझ सकते हैं। नंबर 1 पर आता है विपुंसन और दूसरे पे आता है आपका थैलीकरण। ये दोनों चीजें क्या है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर नजर डालें। सपोज करिए कि एक पुष्प है, कलिका अवस्था में है। किस अवस्था में है? कलिका अवस्था में है और उसके कली के अंदर से हमने क्या किया कि जो है नर जनन अंग को निकाल दिया। हमने उसके नर जनन अंग को मतलब पुंग केसर को निकाल दिया। तो निकाल देंगे तो उसके अंदर बचा क्या चीज बच्चा? तो कहोगे सर उसके अंदर सिर्फ मादा जनन अंग बचा। हम किसी द्विलिंगी पुष्प की बात कर रहे हैं। एक मान लो द्विलिंगी पुष्प है, कलिका अवस्था में है और उसके अंदर से हमने क्या किया, जो है नर जनन अंग को निकाल दिया। जब नर जनन अंग को निकाल दोगे तो उसके अंदर क्या बचेगा? केवल मादा जनन अंग बचेगा। तो किसी पुष्प को केवल मादा जनन अंग के रूप में प्रयोग करना क्या कहलाएगा? विपुंसन कहलाएगा। कैसे? उसके अंदर से जब नर जनन अंग को निकाल देंगे तब। और क्या होता है थैलीकरण? जब किसी पुष्प को हम चाहते हैं कि हम जिस परागकण से निषेचन कराना चाहते हैं उसी से हो, तो उसी से कराने के बाद उसको थैली से बांध दिया जाता है या किसी कागज से बांध दिया जाएगा, किसी पॉलिथीन से बांध दिया जाएगा, इसको बैगिंग कहेंगे इंग्लिश में। तो बांध दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं थैलीकरण, मतलब थैली से बांधना, थैलीकरण। तो ये चीजें भी आपको समझ में आएगा। थैलीकरण क्यों करते हैं? कोई दूसरा परागकण ना आ जाए, जो वो निषेचन करा देगा तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही गड़बड़ा जाएगा। तो ये चीजें जो है न हो, इसलिए थैलीकरण की क्रिया होती है। चलो, तो यहां तक बात हमने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा हमने जो है यहां पे जो चीजों को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। चले, निषेचन की बात करें तो निषेचन क्या होता है? नर एवं मादा युग्मक का आपस में मिलना क्या होता है? निषेचन कहलाता है। सिंपल सी बहुत छोटी सी बात है कि नर और मादा युग्मक का आपस में मिलना क्या कहलाएगा? निषेचन के नाम से जाना जाता है। चलो, यहां तक बात समझ में आ गया होगा कि जो है निषेचन क्या चीज है। तो ये बात भी आपको शायद समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब इसके आगे की एक टॉपिक होती है बच्चा, जैसे ये तस्वीर आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये जो है आपको परागकण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये परागकण आया, ये परागकण सब आए हैं। इसमें से एक परागकण जो है क्या कर रहा है, देखो इसकी जो है पराग, ये जो आगे आपको नली इसी दिखाई दे रही है, इस नली का नाम होता है बच्चा, जिसे हम लोग कहेंगे पराग नलिका। ये जो पराग नलिका है यहाँ से होते 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 क्या करेगी, देखिए ध्यान से, यहाँ से होते हुए सीधा आ रही है और आ कहाँ रही है? बीजांड द्वार के पास आ रही है। यहाँ जो प्लेस है क्या है? बीजांड द्वार, और यहाँ से जो है इंटर कर जाएगी अंदर। तो अब क्या होगा दरअसल, फिर आपको बीजांड ये आपको दिखाई दे रहा है अंदर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है फिर निषेचन की क्रिया हो पाती है। तो एक पुष्प के अंदर कैसे निषेचन होता है आप इससे समझ सकते हैं। ठीक, चले, तो यहाँ भी हमने बात को अच्छे से कर लिया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। एक सवाल आपसे कई बार जो है अपनी कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए यहाँ पे आप इस चीज को देख लेंगे एक बार, जो है परागण और निषेचन में क्या अंतर है, कई बार पूछ लेता है। हालांकि ये जो है एकेडमिक एग्जाम में पूछता है, लेकिन आप एक बार जरूर इस चीज को देखेंगे। कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए इस चीज को आप जरूर एक बार देखेंगे कि परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है। तो यहां तक हमने बातें कर लिया। अब अगर थोड़ी बहुत बातें हम इसके आगे ही करें तो चीजों को आप ध्यान से देखें। एक टॉपिक होती है जिसे हम लोग कहेंगे कि कहां गया जी, देखिए, हाँ, ये जो है बीज का निर्माण कैसे होगा। जब निषेचन हो जाएगा तो एक पुष्प के अंदर जब निषेचन होगा तो जाहिर सी बात है फल बनेगा, और फल जब बनेगा तो फिर उसके अंदर बीज का जो है निर्माण होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक शब्द आप देखिए याद रखेंगे, अंडाशय। ठीक है, ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय से बनता है कौन? फल बनता है। अंडाशय से क्या बनेगा? फल का निर्माण होता है। ठीक है, और उस जो है बीज के अंदर एक होता है बीजांड होता है, जो सॉरी कह रहा है कि अंडाशय से फल बन गया। और एक चीज आप याद रखेंगे जो है, जिसे आप कहते हैं बीजांड। ठीक है, इस बीजांड से क्या बनता है बच्चा? इससे बनेगा बीज। ठीक है, चले, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे कि बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से जो है फल का निर्माण होता
है। यहां तक चीजें एकदम स्पष्ट रही होंगी, शायद किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे क्या चीजें हुई हैं। अब इसके आगे चीजें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिससे आप इसको तुरंत रिलेट कर पाए। ये रहा आपका जो है एक तस्वीर है। अब अच्छा फल की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने आपको जस्ट बताया आपको फल कि बीज का निर्माण कैसे होगा और फल का निर्माण कैसे होगा। तो बीज का निर्माण जो है ये चीजें आपको समझ में आ गई कि किससे हुआ, जो है बीजांड से क्या बन गया, जो है बीज बन गया। चले तो यहां तक बात समझ में आ गया। अब जो बीज बनता है बच्चा वो एक जगह तो रहता नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो बीज का एक से दूसरी जगह पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, जो है प्रकीर्णन कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की क्रिया को हम लोग नाम देते हैं प्रकीर्णन। ठीक, अब ये जो प्रकीर्णन है अनेकों माध्यम से होता है, जैसे हवाओं के माध्यम से हो गया, जल के माध्यम से हो गया, जंतुओं के माध्यम से हो गया, विस्फोटों के माध्यम से हो गया। अनेक माध्यम होते हैं जिसके जरिए जो है बीज एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ये बात भी आपको समझ में आई गई होगी। यहां पे चीजें मैंने लिख रखी है। चले तो अब यहां से हम लोग थोड़ा सा जो है डिस्कस करेंगे कि बीज का क्या अपने आप में महत्व होता है। मेरे प्यारे बच्चों, बीज के महत्व की बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसे आप कहेंगे भ्रूण। क्या प्रेजेंट होता है, भ्रूण। जो भ्रूण होता है वही तो आगे चल करके फिर एक नए पौधे का निर्माण करेगा। तो ये जो बीज होता है उसके अंदर जो है लंबे समय तक भ्रूण सुरक्षित रहता है। यह जो है बीज का अपने आप में महत्व है। ठीक है, बायोलॉजिकल। बाकी तो अनेकों पौधे के जो बीज होते हैं बच्चा वो काम में आते हैं, किस चीज के, तेल निकालने के काम में आते हैं। अब एक टॉपिक यहां से हमको डिस्कस करना होता है फल का निर्माण। तो हमने बता दिया फल का निर्माण किससे होगा। यहां पे देखिए वही बात जो है लिखी हुई है कि अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का। अंडाशय से किसका निर्माण होगा, जो है फल का निर्माण होता है। और ये जो है फल के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि फल के ऊपर 3 ठे भित्तियां दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति जो है 3 होती हैं। सबसे बाहर की तरफ जो भित्ति आपको दिखाई देगी उसका नाम होता है बाह्य फल भित्ति, जो कठोर वाला हिस्सा होता है। और दूसरा आपको दिखाई देगा जो है मध्य फल भित्ति, और तीसरा आपको जो दिखाई देता है उसे हम लोग कहते हैं अंतः फल भित्ति। ठीक, तो ये चीजें आपको दिखाई वहां पे आसानी से देती है। अब फल के महत्व की अगर हम बात करें तो फल का महत्व क्या हो सकता है, फल का महत्व जो है क्या हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, फल भोजन का स्रोत है और फल के अंदर जो है बीज सुरक्षित होता है और बीज के अंदर जो है भ्रूण सुरक्षित होता है। ये इसके क्या है, महत्व हैं। तो बायोलॉजिकल महत्व में यही आएगा। बाकी आर्थिक महत्व तो आप कई चीजें इसमें जो है जोड़ सकते हैं। चले अब यहां से जो है कुछ चीजें मैं आपको और ऐड करके एक आध दो बातें बताऊंगा जो आपसे जो है जिसका संबंध है। जैसे एक चीज होता है, आप कहेंगे उसे क्या है, बहुभ्रूणता। यहां पे देखिए, यहां पे हमने लिख रखा है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता के बारे में तो ये चीज जो है आपको थोड़ा सा जानने की योग्य चीजें हैं। बहुभ्रूणता क्या होता है, कई बार जो है एक बीज के अंदर केवल एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। एक बीज के अंदर केवल एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम लोग तो भाई सामान्य घटना मानेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाए, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। और इस बहुभ्रूणता की खोज जो है सर एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। देखिए यहाँ पे नाम लिखा हमने है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था बाबू, तो 1791 में इन्होंने इसकी खोज किया था। और ये कुछ पौधों में जो है सामान्य बातें होती हैं, उसके अंदर आपको बहुभ्रूणता आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। जैसे वो पौधे कौन से हैं, सिट्रीसी कुल के जो पौधे होते हैं इनके अंदर बहुभ्रूणता एकदम आम बात होती है। ठीक है, चले तो यहां तक हमने आपको जो है बहुभ्रूणता के बारे में भी समझा दिया और बहुभ्रूणता की खोज के बारे में समझा दिया। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें हमने जो है आपकी इस चैप्टर की जो है मुख्य बातें हमने आपको बताई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें जो है समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो आज की बात को मैं यहीं पे अपनी रोकने चाहूंगा और जो है अपनी तैयारी को आप इसी तरह बेहतर से बेहतर करते रहें, लगातार पढ़ते रहें। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो और जरूर पढ़ो, क्योंकि कहते हैं ना कि धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो यही वाली बात है भैया, जो है चीजें लगातार चलती रहेंगी, आप सक्सेस हो जाएंगे। चीजें धीरे धीरे चलेंगी या जो है
तब भी ठीक है, बहुत तेज चली रुक गई, बहुत तेज चली रुक गई, इससे जो है थोड़ा सक्सेस भी संभावनाएं कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस तरह भी सक्सेस हो ही जाते हैं। तो कोई एक पैमाना नहीं कि यही रास्ते से चलेंगे, लेकिन एक रास्ता सबसे अच्छा वाला भी होता है। सबसे अच्छा वाला ये है कि धीरे धीरे चलो लेकिन डेली चलते रहो, ये जो है तुम्हारे लिए जरूरी है। बाकी इन सभी चीजों को और डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लें, उसमें जो सीयूटी की बैच है उसको आप ज्वाइन करें। वहां पे इसी चीजों को जो है हमने यहाँ तो 1 घंटे में चीजों को आपके सामने रखने की कोशिश की है, वहां पे 10 घंटे में इस चीज को पढ़ाया गया है। तो सोच सकते हैं कि हमने कितना डीपली चीजों को डिस्कस किया होगा इसी चैप्टर को। तो आज की बात को हम लोग यहीं पे करते हैं विराम, और खुद को देंगे अब आराम, और आप भी कर लीजिए अब थोड़ा सा आराम, क्योंकि लंबे समय से लेक्चर चल रहा था और पढ़ चुके हैं आप सब हम लोग। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसके आगे की बात जो है, दूसरा चैप्टर जो है किसी अन्य दिन हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।